और अभिभूत भी, आपका स्वागत है। धन्यवाद उर्वशी जी। आपने भाई साहब का जो परिचय दिया उससे हम बहुत लालायित हो रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। भाई साहब, आपकी उपस्थिति से हमारा कार्यक्रम और खास बन गया है। आपके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए भाई साहब, माइक इज योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू आंटी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं देख पा रहा हूँ, गीता आंटी भी है, सुशीला आंटी भी है, तो सभी को वंदन और बाकी सभी को अभिनंदन। शोभा जी भूतड़ा, ज्योति जी राठी, मधु जी बाहेती और विशेष तौर पर डॉक्टर नम्रता जी बियानी और ऋतु जी मुंद्रा, क्योंकि इनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। दो जनों की वजह से। इन दोनों ने मुझे बोला कि आपको ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए, तो आप तैयार हैं क्या? एंड लकीली ये हुआ कि आज की तारीख फिक्स हो गई और मैं अवेलेबल भी था। तो बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी और ऋतु आंटी कि आप दोनों ने मुझे ये मौका दिया। ये बहुत बड़ी यात्रा है। जैसा कि अभी हमने कोटा में जो प्रोग्राम किया, रिश्ते वही सोच नहीं, और उसमें भी यही आया कि नारी शक्ति, मातृशक्ति जो है वो अग्रज होती है परिवर्तन के लिए, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, परिवर्तन को लाने के लिए, क्योंकि सृजनकर्ता भी वही है। और इसकी पहल जो आपका है, सफलता के अमृत कण, ये भाग 3 है। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन कि जो कि जैसा अभी हो रहा है, जय उमा महेश है, राधा कृष्ण है, सिया राम है, तो नारी शक्ति ही पहले आती है। वुमेन पावर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना उद्बोधन इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि परिवर्तन लाने वाले कौन और परिवर्तन करने वाले कौन और परिवर्तन को स्वीकार करने वाले कौन। हम सोचते हैं कि हम परिवर्तन ला पा रहे हैं या परिवर्तन को स्वीकार कर पा रहे हैं या परिवर्तन को एक्सेप्ट भी करना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते थे। उस भारत छोड़ो आंदोलन में वो अपने देश भर की यात्रा पे निकले कि मैं सबको संगठित करूं और इस देश में ये नई बयार लेके आऊं कि हमारा देश स्वराज पे जाए। हम पराधीन थे, अब खुद के अधीन होना चाहते हैं। और इस संघर्ष की यात्रा में वो चलते चलते लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में, वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रांगण में वो गए, तो वहां पे एक इतिहास के प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उनसे उनकी भेंट हुई। तो हिस्ट्री के प्रोफेसर बहुत विद्वान थे, बहुत उनका नाम था उस यूनिवर्सिटी में, बहुत बच्चे उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उनका वार्तालाप शुरू हुई महात्मा गांधी से। तो उन्होंने कहा कि बापूजी, मैंने इतिहास पढ़ा भी है, इतिहास पे मैंने कई थीसिस भी लिखी हैं, और इतिहास के हिसाब से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आगे की यात्रा के लिए तैयार करता हूँ। और इतिहास के हिसाब से मुझे यह लगता है कि केवल सत्याग्रह से या केवल अहिंसा से हम अपने आप को, देश को स्वाधीनता पे नहीं ला सकते। हमें इसके लिए संघर्ष में, ये अच्छी बात है जो आप ला रहे हो, साथ साथ में हमें लड़ाई भी अंग्रेजों से करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी बहुत ही पेशेंस रखने वाले आदमी थे, उनके अंदर बहुत ही धैर्य था। उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी और जो उन्होंने उनको रिप्लाई दिया वो एक मास्टरपीस है, जो हम सबको एक प्रेरणा भी देता है, एक सोच के लिए भी मजबूर करता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने जो बात कही, वो महात्मा गांधी का रिप्लाई मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब, आप इतिहास बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप ये काम निरंतर जारी रखिए, इसे रोकिएगा मत, क्योंकि आपका नाम है, इतने सारे विद्यार्थी हैं आपके देश भर में और वो सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपका काम इतिहास पढ़ाना है, लेकिन मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया है, मेरा काम इतिहास बनाना है। और वहीं से परिवर्तन स्टार्ट होता है कि हम इतिहास पढ़ना चाहते हैं, इतिहास बनना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बनाना कौन कौन चाहता है? इस पूरी दुनिया में वही लोग परिवर्तन ला पाए हैं जिन्होंने सोचा कि मैं कुछ इतिहास बनाऊंगा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कभी कभी कहते हैं रिकॉर्ड बनाना।
कि जैसे सुनील गावस्कर के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है, सचिन तेंदुलकर के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने इतिहास बनाया है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। उनकी जो यात्रा रही वो भी संघर्षपूर्ण थी, हमारी भी यात्रा संघर्षपूर्ण है, सभी की यात्रा संघर्षपूर्ण। तो ये प्रियम्बल था मेरे प्रोग्राम का कि संघर्ष से ही जो हम परिवर्तन ला पाते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो ये है हमारी यात्रा जो हम प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, लेकिन हमारा वक्तव्य जो है हिंदी और थोड़ा बहुत इंग्लिश इंग्लिश में होगा। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल क्लियर भैया। ठीक है, ठीक है। तो ये यात्रा पे हम अपना यात्रा शुरू करते हैं। तो ये यात्रा क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, जो जो लोग इसको पढ़ सकते हैं, पढ़िए और अपना माइक ऑन करके पढ़िए। I could not believe that iCloud activity and iCloud that spelling is I mistake. could not believe that I phenomenal Actually power of the understand. human really understand what I was. at Cambridge University. What I was denying the phenomenal power of human mind, according to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. Rest can be a total. The The rest rest can be a total mess, and you can still read it without a problem. This is because the human mind doesn't read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing. And all. I always thought spelling was important. क्या सभी पढ़ पाए? हाँ पढ़ा है, इसमें लेटर इधर उधर है, पढ़ पाए हैं। लेटर इधर उधर है, सब गड़बड़ है, हाँ। फिर भी आप पढ़ पाए, सब शायद गड़बड़ है, समझ भी पाए। सब हाँ, हाँ, पर समझ लिया है बिकॉज समझ आ गया हाँ समझ आ लेटर गया। है जी। लेकिन आप देखिए उसमें साइंस है कि स्पेलिंग का पहला और आखिरी लेटर वही है, बाकी बीच के अदला बदली हुए हैं। बिल्कुल सही कह अदला बदली फर्स्ट और लास्ट नहीं हुआ है। यस बिलीव की स्पेलिंग में पहले बी आता है, लास्ट में ई आता है, वो वही है। हाँ यस एक्चुअली की स्पेलिंग में पहले ए आता है, लास्ट में वाई आता है, वही है। अंडरस्टैंड की स्पेलिंग में Yes. यू और डी बराबर यथावत स्थान पे है। एग्जैक्टली। ये पावर कहाँ से आई, ये बताइए। इसमें लिखा है कि स्पेलिंग, बचपन से स्पेलिंग पढ़ रहे हैं और स्पेलिंग का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बचा आज। ये परिवर्तन कैसे आया, कोई बता पाएगा? क्या बोले आप? पापड़ की सब्जी पर क्या बनाना? पापड़ की सब्जी बाद में बना लेंगे, अभी ये बताइए। इसका बताइए मुझे तो कि क्या आपको क्या समझ में आया, कैसे आया ये परिवर्तन? कोई भी बोल सकता है, एनीबॉडी। मेमोरी से, क्योंकि ये करेक्ट स्पेलिंग्स हमने पहले कभी पढ़ी हुई हैं तो वो हमारे माइंड में रह जाती हैं अच्छा, और ब्रेन मान लेते अपने हैं, आप उनको करेक्ट पढ़ने लगता है। ठीक है, मान लेते हैं। और कुछ? मेमोरी, फर्स्ट और लास्ट मेमोरी लेटर जो मतलब है याद। वो फर्स्ट और हाँ जी। लास्ट जो लेटर है उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम अपने राइट प्लेस पे है। तो बाकी माइंड वही रीड कर रहा है कि हमने जो फर्स्ट पढ़ा, जो लास्ट पढ़ा, एग्जैक्टली हम वही पढ़ रहे हैं जो उसकी एक्चुअल स्पेलिंग होनी चाहिए थी। तो वो बीच की हाँ, जो स्पेलिंग है वो हम कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन इसको स्किप कर रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों स्किप कर रहा है, कैसे पढ़ पा रहा है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, मोनिका मुंद्रा जी, आपने हाथ उठाया, बोलिए। सर ये अनम्यूट हमारा करके प्री बोलिए। अजम्पशन है, ये हमारा प्री अजम्पशन है, क्योंकि पहले माइंड वो चीजों को रीड कर चुका है। तो हम खाली जनरली हम क्या करते हैं, हमारा माइंड जो है स्टार्टिंग में देखता है और उसके बाद हम सोच लेते हैं कि ये चीजें वही होंगी, क्योंकि वो एक तो स्पेलिंग और वर्ड्स में वो फिट बैठती हैं। मतलब हम जो मीनिंग कैलकुलेट करते हैं उसमें वो फिट बैठती है, वो वर्ड्स फिट बैठते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हम उन वर्ड कहीं ना कहीं सुने होते हैं, तो हमारा माइंड उसको कैलकुलेट कर लेता है। थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपने ये पढ़ लिया या आप पढ़ पाए, क्यों और कैसे? इसका आंसर शायद सेकंड लाइन में है, द फिनोमिनल पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड। एग्जैक्टली, आंसर यही था।
अच्छा। आपने देखा नहीं, मैंने इसी में लिखा हुआ है आंसर कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। हमने जो बचपन में स्पेलिंग्स याद की, वो स्पेलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस, जिसे अचेतन मन और चेतन मन कहते हैं ना, तो वो हमारे अचेतन मन में ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई, उसमें ऐसी परिवर्तित होके समा गई कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल हो गया कि अब हम जब पढ़ते हैं तो हम केवल पहला और आखिरी अक्षर पढ़ते हैं, उससे हमें समझ में आ जाता है क्या है लेटर, ये क्या है वर्ड। इतना पावरफुल हो गया अभी। देखिए, ये ऐसा परिवर्तन है कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने साइकिल चलानी सीखी हो बचपन में, तो जब साइकिल चलानी नहीं आती थी तो आपका चेतन मन बोलता था मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। फिर आपने सीखा, पेरेंट्स ने सिखाई साइकिल, हाथ से पकड़ के चलाई या साथ में पीछे 2 टायर और लगाए, आप बहुत ध्यान से हैंडल को पकड़ के एकदम सामने देख के फोकस करते हुए साइकिल चलाते थे। ब्रेक के ऊपर हमेशा हाथ रहता था। और कुछ समय बाद वो 2 एक्स्ट्रा टायर या लोगों ने सपोर्ट देना बंद कर दिया। आपने बैलेंसिंग सीख ली, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते जाते 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन फिर भी आपका फोकस सामने ही है, ब्रेक पे हमेशा हाथ या पैर है। तो आपको लगा कि मैं साइकिल चलाना सीख रही हूँ, तो आपके माइंड पावर ने, चेतन मन ने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये मुझे सीखना है, अभी अभी मुझे अच्छे से नहीं आती है। लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या हुआ? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे साइकिल चलाने की, उनके डाटा ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। डाटा ट्रांसफर हो रहा है कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब चेतन मन से अचेतन मन में, कि अब मुझे साइकिल चलाना आता है। और जैसे ही हमने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे साइकिल चलाना आता है या मुझे कार चलाना आता है, उसके बाद आप कार या साइकिल चलाते वक्त दोनों हाथ छोड़ भी लेते हैं, यहाँ वहां देख भी लेते हैं। कभी कभी अब मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल पे हम बात भी कर लेते हैं। तो ये परिवर्तन की जो यात्रा हुई हमारी स्वयं की, ये है कि हमने पहले संघर्ष किया, फिर उसे स्वीकार किया, फिर उस पर काम किया, और फिर उस परिवर्तन को हमने अपने बॉडी में इंप्लीमेंट कर दिया, और अब हमें मालूम है कि हम ये काम कर सकते हैं। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आज भी साइकिल चलाना पड़े या 6 महीने तक कार नहीं चलाई फिर भी कार चलानी पड़े, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि हम कई वर्षों पहले ये स्वीकार कर चुके हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये पावर आ चुका है कि ये मुझे आता। मैं यहाँ पे यही पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें कि हमारा माइंड पावरफुल है, हम ये कार्य कर सकते हैं, हम ऐसा काम ला सकते हैं। तो ये पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझनी है कि ये पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि परिवर्तन ही एक चीज है जो सतत है, कांस्टेंट है, और कोई चीज कांस्टेंट नहीं है। हर वक्त परिवर्तन होता है। याद कीजिए पुरानी वाली महाभारत में, जब महाभारत सीरियल शुरू होता था तो एक चक्र घूमता था। वो क्या कहता था? मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं किसी के लिए नहीं रुकूंगा। तो वो न तो भगवान कृष्ण के लिए रुका, न पांडवों के लिए रुका, न कौरवों के लिए रुका, वो धर्म के लिए भी नहीं रुका, जबकि धर्म की स्थापना की गई महाभारत के युद्ध में। तो एक चीज परमानेंट है, वो है कॉन्स्टेंटली जो चेंज होता है, और इस चेंज को जो स्वीकार नहीं करता, चेंज उसे बाहर कर देता है। तो ये पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारे लिए नए नए द्वार खोलता है, नई अपॉर्चुनिटीज देता है। जैसे अभी मान लीजिए चेतना लहर समिति ने एक नया परिवर्तन लाया माहेश्वरी महासभा में कि हमें हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करना चाहिए, और इसके लिए एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया गया, रिश्ते वही सोच नहीं, और वो बहुत सफलतापूर्वक 2 जगह आयोजित हो गया। जैसे आप लोग ये परिवर्तन ला रहे हो, ये आज से पहले तो नहीं हुआ ना। आज से पहले माहेश्वरी समाज में कभी ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। तो ये इसका सफलता के अमृत कण, इसका भाग 3 हो गया। तो दीज आर दी चेंजेस जो हम स्वीकार कर रहे हैं और अपने आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अगर हम लाते हैं तो हम अपनी ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, क्योंकि हम इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से अराउंड 300 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो वो डेफिनेटली ये इसलिए आए हैं कि शायद कुछ ना कुछ समझ में आएगा, शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा, या शायद कुछ हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है, या उसमें और कितनी गति प्रदान करनी है, इसके बारे में बात वो कर पाएंगे। तो ये हमारी ग्रोथ को इंश्योर करता है जब जब हम परिवर्तन की बात आई करते हैं।
और इसके लिए बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। मैं किसी की भी यात्रा की बात करूं, आप अपने आप को पीछे देखिए और आज देखिए, कहाँ थे, आज कहाँ है, कहाँ से कहाँ आए, करियर भी शिफ्ट हुआ, टेक्नोलॉजी में एडवांस हुआ। आज से 20 साल पहले शायद कुछ लोगों के पास मोबाइल था, 25 साल पहले किसी के पास भी मोबाइल नहीं था, या 30 साल पहले। फिर मोबाइल आया तो सबके पास कीपैड वाला था, छोटा सा था, उसे भी हमने स्वीकार किया। आज हम सबके पास टच स्क्रीन वाला, फुल स्क्रीन वाला मोबाइल है, और इसे भी हम अच्छे से चला पा रहे हैं। आज ये जूम प्लेटफॉर्म, कोविड आया, एक बहुत बड़ा संघर्ष आया जिसने हमको घरों में बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। हमने अपने बहुत सारे नियर्स एंड डियर्स को खोया भी उस समय में। लेकिन इस कोविड की देन है ये जूम प्लेटफॉर्म, इस कोविड की देन है गूगल मीट। तो जितने भी ये ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स आए, ये कोविड की वजह से आए। आज अगर हम ये 300 से ज्यादा लोगों की एक जूम प्लेटफॉर्म पे मीटिंग करके एक टॉक शो या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर पा रहे हैं, जिसे हम वेबिनार कहते हैं, ये वेबिनार क्यों संभव हो पाया? क्योंकि हमने इस परिवर्तन को देखा। तो खराब चीज तो थी, नेगेटिव तो था कोविड में, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे थे। हम परिवार में एक साथ रहे, लॉकडाउन ऐसा हुआ कि हमको घर में ही रहना पड़ा, हम गेम्स खेलना सीखे, हम कुछ बनाना सीखे। जैसे मैंने भी कुछ खाना बनाया, कुछ नया किया, बच्चों के साथ गेम्स खेले। आप दिन भर घर पे हो, कुछ न कुछ तो कार्यक्रम करना है। तो ये आपके लिए एक वरदान साबित हुआ। तो परिवार एक हुए, लोग एक हुए। हाँ, कुछ लोगों को खोया, तो नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत पावर होता है। हम उसका सकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो वो स्वीकार करने लायक हो जाता है। लेकिन अगर नकारात्मक की तरफ ध्यान देंगे तो हमें सब कुछ ही खराब लगेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत पावर होती है। 3 C है लाइफ में जो हमारे जीवन की यात्रा को बदलते हैं। सबसे पहला है चॉइस, दूसरा है चांस, और तीसरा है चेंज, परिवर्तन। ये बात मैं कई बार करता हूं, आज फिर से करूंगा कि जीवन की जो यात्रा है वो ABCD है। तो अगर बी को मैं बर्थ बोलता हूं तो डी क्या होगा? बताइए। अगर बी इज फॉर बर्थ तो डी इज फॉर व्हाट? डेथ। अगर ए फॉर एप्पल है तो, अगर बी फॉर बर्थ है तो सी फॉर कुछ होगा, तो डी फॉर क्या होगा? डेथ। तो बर्थ से लेके डेथ तक की जो हमारी जर्नी है, जिसे हम अपनी यात्रा कहते हैं, जीवन यात्रा, उसके बीच में एक सी आता है। अब वो सी क्या है? वो सी शायद चांस है। उर्वशी जी कह रही चांस है। तो अभी हमारा जीवन जो बर्थ से लेके डेथ तक चल रहा है, चांस से चल रहा है। चाहते हम क्या है? चॉइस से चलाना चाहते हैं, हाँ या ना? कि मेरा जीवन मेरी चॉइस से होना चाहिए। मेरी चॉइस हो कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं, ऐसा कार्य करूं, ऐसा पैसा कमाऊं, या ऐसा पदों पे कार्य करूं। तो बी से लेके डी तक की यात्रा में सी आता है, वो चांस से चल रहा। हम चाहते चॉइस है, लेकिन चॉइस को चाहना है तो परिवर्तन लाने वाला बनना चाहिए। महात्मा गांधी ने जो बात बोली उसे याद कीजिए कि आपका काम इतिहास पढ़ाना है, मेरा काम इतिहास बनाना है। तो हम वो लोग हैं जो इतिहास बनाने वाले हैं। तो इतिहास बनाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मैं आज आपको एक मेरा खुद का डिवाइस कॉन्सेप्ट देता हूं यहाँ पे, कि परिवर्तन की ये यात्रा है क्या। ये दो ऐसे शब्द हैं जो शायद आपने कभी सुने नहीं हो, पढ़े नहीं। तो ये जो परिवर्तन के जो संघर्ष की जो यात्रा है सफलता से, ये ग्रेविट्रॉपिक से फोटोट्रॉपिक की यात्रा है। होता यह है कि दुनिया फोटोट्रॉपिक देखती है। पूरी दुनिया को ये पता ही नहीं लगता, यहां तक कि हमारे बेटर हाफ्स को भी पता नहीं लगता कि इसमें ग्रेविट्रॉपिक क्या था। अब ग्रेविट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ग्रेविट्रॉपिक मतलब धरती से अंदर की यात्रा, और फोटोट्रॉपिक मतलब जमीन से ऊपर की यात्रा। एक पेड़ का एग्जाम्पल यहाँ पे सार्थक होता है कि एक पेड़ जितना बड़ा बाहर होता है ना, एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम उसका रेप्लिका वो जमीन के अंदर, लेकिन उसकी जमीन के अंदर की यात्रा पहले शुरू होती है।
तो जितना वो जमीन के बाहर डेवलप होता है उससे ज्यादा वो जमीन के अंदर होता है। एग्जैक्टली सेम डिजाइन होता है उसका, लेकिन अंदर जाने वाली जो ग्रेविट्रॉपिक यात्रा है उसमें उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसे नमी का सामना करना पड़ता है, उसे मिट्टी में से अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, उसे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का सामना करना पड़ता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन फोटोट्रॉपिक में क्या है, जैसे जैसे बाहर आता है उसे सुंदर उजाला मिलता है, दुनिया देखने को मिलती है, उसके सामने फूल पत्ते रंग बिरंगे, आसमान है खुला, हवा चल रही है, वहां पे वो आराम से सांस भी ले पा रहा है, लेकिन जमीन के अंदर वो सांस भी नहीं ले पा रहा। तो ये ग्रेविट्रॉपिक यात्रा हमारी अपनी स्वयं की है, और ये ग्रेविट्रॉपिक यात्रा जितनी ताकतवर होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी हमारी फोटोट्रॉपिक यात्रा लोगों को दिखेगी, और लोग हमारी फोटोट्रॉपिक यात्रा को ही देखेंगे, हमारी ग्रेविट्रॉपिक यात्रा को नहीं देखेंगे। वो उन्हें पता भी नहीं होगा कि आपने कितनी रातें काली की है अपने सफलता के आयाम पाने के लिए। मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने 2005 में ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो उससे पहले तो मैं मंच पे जाने से भी डरता था। कहीं से सीखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो ऑलरेडी ऑफिस में बिजी रहते हैं, ये मेरा पैशन बन गया, ट्रेनिंग करना मेरा पैशन बन गया, जुनून बन गया। अब इसके लिए मैं मेरा ऑफिस के टाइम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो इसके लिए मैं रात को एक्स्ट्रा टाइम काम करने लगा कि मेरा ट्रेनिंग का जो भी डेवलपमेंट है, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, मुझे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं। ये सब मैं एक्स्ट्रा टाइम, मैंने अपनी आराम के समय को, मैंने अपने कंफर्ट जोन को त्यागा। मैंने कहा मैं 7 घंटे की जगह शायद 5 घंटे सोऊंगा तो भी काम चले जाएगा। और इस वजह से आज मैं जब मेरी यात्रा को देखता हूं कि मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, एंड देन डेस्टिनी ब्रॉट मी इन कोटा। डेस्टिनी मुझे कोटा में लेके आ गई, 25 साल से कोटा रह रहा हूँ। तो जीवन के पहले 26-27 साल मैंने स्कूल कॉलेज से ये सब बॉम्बे से किया। कोटा जैसे शहर में आया तो 2 साल तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ क्यों आया, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया और आज अपना नाम भी कमा लिया। तो ग्रेविट्रोपिक बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मेरा निवेदन है सभी से, यहाँ जितनी भी नारी शक्ति मातृशक्ति बैठी है, कि आप अपनी ग्रेविट्रोपिक यात्रा को आप ही जानते, कोई और नहीं जानता, और आप कितना भी किसी को बताएंगे वो नहीं समझ पाएंगे, वो सब फोटोट्रॉपिक देखते हैं। तो ये जो संघर्ष है यही हमारी आधार स्तंभ है, और इस आधार स्तंभ को आप जितना मजबूत रखेंगे, ग्रेविट्रोपिक यात्रा को निरंतर जारी रखिए। लोग कितना भी कहें, कुछ भी कहें, इस यात्रा को नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर हमारी जड़ें कमजोर होनी शुरू हो गई तो जो फोटोट्रॉपिक पेड़ है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हमारा पेड़ उखड़ जाएगा। तो ग्रेविट्रोपिक यात्रा कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। फोटोट्रॉपिक ऑटो मोड में है, वो तो बढ़ती ही जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमें हमारी ग्रेविट्रोपिक यात्रा को सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज योगेश भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम एकदम बंद हो गया है स्लाइड चेंज होते से। फोन करना पड़ेगा मुझे लगता अब आ गया है। अब आ रही है आवाज? यस यस। है। आवाज तो आ रही। शेयरिंग में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अभी आ रही है आपकी। अभी आ आपको रही है अभी। ये थोड़ा सा क्या है, जूम अपडेट होता रहता है ना रोज, तो कुछ ना कुछ नए आ जाते हैं चीजें। तो रेजिलियंस में सबसे पहले हमारे पास आया था Y2K पैनिक। तब पूरी दुनिया सब जगह बैठ गई थी कि 2000 होगा तो क्या होगा, कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे, मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे, घड़ियां बंद हो जाएगी, क्या होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। वो ट्रांजिशन इतना आराम से हुआ
लोगों को पता ही नहीं चला कि 1999 से 2000 होने वाला है तो क्या होगा। लेकिन गजब का पैनिक था पूरे बाजार में। इसके बाद वर्ष 2008 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया ग्लोबली। सबको लगा अब दुनिया खत्म हो जाएगी, एकदम रेजिस्टेंस आ जाएगा। वो भी हमने मान लिया। इसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक आया। अब जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, इसकी गति बढ़ती जा रही। 2000 के बाद 2008, 2008 के बाद 2019, लेकिन 2019 से अभी तक की यात्रा में देखिए तो रशिया अब मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। मैं डायरेक्ट इससे ही कर लेता हूँ क्योंकि यही ठीक है। उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुई। ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। सबने कहा रशिया 10 दिन में वॉर खत्म कर देगा। 2.5 साल से ज्यादा हो गए, लड़ाई अभी भी जारी। सीरिया की लड़ाई आ गई। अभी थोड़ा टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। और मान के चलिए ये जो संघर्ष हैं, चाहे वो जीवन के संघर्ष हो, चाहे देशों के बीच के संघर्ष हो, अब ये बहुत फ्रीक्वेंट होने वाला है। तो दुनिया जो है अब बहुत ज्यादा बदलाव में आने वाली है और हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज नाउ। कल क्या होने वाला है, आप कितना भी प्रिपेयर्ड हो, आपको पता नहीं। कुछ ऐसा हो जाएगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करने वाला है। तो अगर हम इस माइंडसेट से तैयार हैं कि हमारा ग्रेविट्रॉपिक जो यात्रा है वो मजबूत है, तो हमारी फोटोट्रॉपिक पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। हमारी जड़ें अगर मजबूत हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो वो परिवर्तन को भी आप स्वीकार कर लेंगे। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज किया। पहले हमने रजिस्ट किया टेलीफोन कैसे थे और अब कैसे है। तो लैंडलाइन से स्मार्टफोन की हमारी यात्रा हम सब ने देखी है। बहुत लोगों ने तो उससे पहले भी देखी होगी। गीता आंटी यहाँ पे इतनी सीनियर है कि टेलीफोन भी नहीं होते थे लोगों के यहाँ। टेलीफोन के लिए भी लाइनमैन को पैसे दे के फोन लगवाना पड़ता था। और कुछ लोगों ने वो भी याद करेंगे कि 181 या 180 होता था जिसपे ट्रंक कॉल बुक होता था। और वो ट्रंक कॉल एसटीडी तो बहुत कम लोगों के पास होता था। फिर एसटीडी में भी होता, रात को 9 बजे बाद या 11 बजे बात करो तो 1/4 या 1/2 में बात होती। फिर ट्रंक कॉल में भी टाइप्स ऑफ ट्रंक कॉल थे। तो अब नई जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं, जहाँ मैं अपने बच्चों की बात करूं, उनके लिए ये सब आउटडेटेड चीजें, वो उनको पता ही नहीं। और हम हर बार हमारे जमाने में, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें भविष्य की ओर देखना है। तो रेजिस्ट नहीं करना, हमें स्वीकार करना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ फोन्स का। आज सब लोग कहाँ कनेक्टेड हैं? सोशल मीडिया पे। ये जूम प्लेटफॉर्म क्या है? ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोग भी यहाँ कनेक्टेड है, परिवार भी यहाँ कनेक्टेड है, छोटा न्यूक्लियर फैमिली भी वहीं कनेक्टेड है। लोग इसको ज्यादा देखते हैं बनिस्पत की फिजिकल मिलने के। तो इस नई जनरेशन के हिसाब से, जिसे मैं जेन जी बोलता हूँ, ये जेन जी के साथ हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो हम एम्ब्रेस, मतलब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। कितना डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है। अभी नेक्स्ट जो चेंज आने वाला है हमारे देश में डिजिटल इंडिया के तहत, वो बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। वो इतना बड़ा भूचाल आने वाला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन डिजिटलाइजेशन एक्ट पास किया। उसमें सारे प्रॉपर्टी डिजिटलाइज हो जाएंगे। डिजिटलाइज मीन्स आपकी जितनी भी संपत्तियां, आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसके डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने ये आने वाला है कि हमारा आधार में नाम कुछ और है, ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम कुछ और है, कभी कभी पैन कार्ड पे स्पेलिंग कुछ और है, और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। वो चेंज हमें करवाना पड़ेगा। सब जगह एक जैसा होना पड़ेगा तभी। तो ये डिजिटलाइजेशन में, क्योंकि मशीन से काम हो रहा है, मशीन केवल स्पेलिंग या वो पढ़ रहा है, वो आपको नहीं पढ़ रहा। तो ये टेक्नोलॉजी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसके बाद बात आती है कि कोविड ने हमें क्या दिया। पिछले 10 सालों में डेफिनेटली हेल्थ और वेलनेस के ऊपर बहुत सारा कार्य हुआ है। बहुत सारे लोग आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए मिल जाएंगे। आजकल जगह जगह पे
1/4 मैराथन, हाफ मैराथन, फुल मैराथन रेगुलरली हो रही है। लोगों को आपको मॉर्निंग वॉक के साथ साथ भागते हुए मिलेंगे। तो वेलनेस के ऊपर बहुत काम हुआ है, लोगों की क्या बोलते हैं, जागरूकता बढ़ी है इसके प्रति, और कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ी है। तो हम होलिस्टिक वेलनेस की बात कर रहे हैं कि हम कौन सा डाइट ले रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये सब भी इसी का पार्ट है कि हम परिवर्तन में कहाँ कहाँ आते हैं। और इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ। आप देखिए, मेरा ये मानना है, सब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत लेट बदलती है। मेरा ये मानना है गवर्नमेंट सबसे पहले बदलती है, और गवर्नमेंट सबसे पहले परिवर्तन लाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ बना है अभी नया 2 साल पहले, और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा बजट एलोकेट किया गया है। तो मेंटल हेल्थ पे फोकस बढ़ा कोविड के बाद से, और इसके लिए स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई। फिटनेस के ऊपर कितना जुम्बा, कितने सारे जिम्नेजियम्स खुल गए, हम कहाँ, कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, कितने लोग योग प्राणायाम करने जाते हैं, कितने सारे योग सेंटर्स खुल गए। कि आप कोशिश करेंगे कि आपको पता लगेगा कि आप अगर ऋषिकेश या हरिद्वार के पास इतने सारे योग संस्थान हैं, आप वहां पे ट्राई कीजिए बुकिंग का, आपको 1 महीने के पहले का नंबर नहीं मिलेगा। तो कितने लोग देश विदेश से वहां आ रहे हैं। तो हमारी पर्सनलाइज चेंज हो रहा है ये। और हम बहुत सारी बातें पहले से, वो कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंटिव मोड पे आ गए। क्योंकि कोविड ने हमें क्या सिखाया? बॉडी की इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में इससे पहले कोई बात ही नहीं करता था। हमने क्वारंटाइन शब्द कभी नहीं सुना था, लॉकडाउन शब्द कभी नहीं सुना था, लेकिन अब ये बहुत कॉमन वर्ड हो गए, क्योंकि कोविड ने हमें सिखा दिया। और यहीं से हमने अपनी हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम किया। करियर, लोग, मतलब आप नारी शक्ति हैं, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि नारी शक्ति ज्यादा पढ़ाई कर रही है आज की तारीख में। अगर मेरे प्रोफेशन की बात करूं तो फीमेल्स ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही हैं, और टॉप कंपनीज में ज्यादा फीमेल्स काम कर रही हैं। तो करियर फुलफिलमेंट आगे बढ़ गया। और वो रिश्ते नई सोच नई में भी यही बात सामने आई थी कि बराबरी कैसे हो। बराबरी तो हो गई, बल्कि बराबरी नहीं होगी, नारी शक्ति आगे निकल गई। क्योंकि अब जॉब की परवाह नहीं है किसी को भी, इतना टैलेंट आ चुका है, और पढ़ाइयाँ इतनी एडवांस है कि अगर मैं बात करूं, मैं सीए बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मुझे आज ऐसा लगता है कि आज जो सीए का कोर्स है, इंजीनियरिंग मेडिकल में भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आज जो सीए का कोर्स है, कोर्स करिकुलम है, जो सिलेबस है, मुझे कई बार ऐसा लगता है, या हमारी फैकल्टी टीम को ऐसा लगता है कई बार पढ़ाते पढ़ाते, कि अच्छा हुआ हम पहले सीए बन गए, नहीं तो हम पास नहीं हो सकते थे। इतना डिफिकल्ट है। इस डिफिकल्टी लेवल को आज के बच्चे स्वीकार भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और एग्जाम में पास भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें एक टैलेंट तो है, और भगवान ने, प्रभु ने उनको ये परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता हमसे ही दी है, जेनेटिक्स में दी है। कि आप जब थे तब आपके लेवल का डिफिकल्ट कोर्स था, लेकिन आज वो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई हो गया, लेकिन वो फिर भी उसे करियर फुलफिलमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। बात आती है कि मेरा ऑफिस, मेरा शोरूम, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस वेंचर बहुत प्राइम लोकेशन पे होना चाहिए, मेन रोड पे होना चाहिए। लेकिन फिर से कोविड ने ऐसा परिवर्तन लाया इस दुनिया में कि अब लोकेशन इज नो मोर इम्पोर्टेंट। बड़ी बड़ी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, और वर्क फ्रॉम होम शुरू होने से उनको घर का अलाउंस दे दिया, फर्नीचर खरीद लो, कैबिन बना लो, सब कर लो, ऑफिस मत आओ। क्या क्या बचा? बहुत सारा किराया, बहुत सारा ट्रैवल अलाउंस, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, कॉफी, टी, स्नैक्स। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें कंपनीज ने बचाना स्टार्ट कर दिया कि आप तो घर बैठे काम करो, मुझे तो ये काम 2 दिन में चाहिए। अब पता लगा कि कोई कंपनी में रिमोट वर्क कर रहा है, वो मालदीव्स में हॉलीडे भी एंजॉय कर रहा है, और दिन भर अपना काम करता है वाईफाई से, और अपना काम कंप्लीट कर देता है, बाकी टाइम हॉलीडे बना रहा है। सो वर्क कहाँ करना इज इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिमोट लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गए। अब ये आती है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या है? ये नया टर्मिनोलॉजी डेवलप हुआ। तो ये गिग इकोनॉमी वो है जो
जितना भागेगा उतना कमाएगा। और इसका मैं एग्जांपल आपको दूं कि आपने बड़े बड़े शहरों में देख लिया होगा कि पहले जोमेटो आया, फिर स्विगी आया, अब ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो आ गया, और थोड़े समय बाद कुछ और आएगा। यू कैनॉट स्टॉप इट। ये गिग इकोनॉमी है कि जो जितना भागेगा उतना कमाएगा। तो उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, वो आप देखिए फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाता है, क्योंकि मेरे को मोर देन 40 डिलीवरीज एक दिन में करनी है ताकि मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं। द मोर यू रन द मोर यू अर्न। अब ये गिग इकोनॉमी में कंफर्ट जोन डेवलप किया कि आप घर बैठे आलू मंगा लीजिए, टमाटर मंगा लीजिए, आटा मंगा लीजिए, चीनी मंगा लीजिए, दाल मंगा लीजिए, जो चाहिए मंगा लीजिए। ब्लिंकिट और जेप्टो आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं। अमेजॉन, आप सब अमेजॉन पे शॉपिंग करते हैं, हाँ या ना? करती हैं। करते हैं। आपने अमेजॉन के लोगो पे ध्यान दिया क्या? अमेजॉन स्टार्ट हुआ था बुक्स के लिए। अमेजॉन वाज नोन एज अ बुक कंपनी, कि वहां पे किताबें मिलती है, किताबों की लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी। लेकिन आज अगर हम अमेजॉन पे शॉपिंग कर रहे हैं, आपने अमेजॉन के लोगो पे ध्यान दिया क्या? एक एरो है, फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग एरो है। अच्छा, और कुछ? एनीबडी एल्स? कोई और बता पाएगा? बहुत रिसर्च और साइंस होता है। अमेजॉन का लोगो अगर आप अपने मोबाइल पे खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा अमेजॉन का स्पेलिंग है, और जो एरो है वो ए से स्टार्ट होता है और नीचे जेड तक जाता है, और कहीं नहीं जा रहा, वो जेड पे जा रहा है। उनका तात्पर्य है ए से लेके जेड तक आप सोचिए तो सही आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, हम देंगे। ए टू जेड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन। द साइंस इज दैट। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि हम बड़े कंपनीज के या बड़ी कंपनीज की थियोरी से क्या परिवर्तन स्वीकार कर सकते हैं, और उसी से हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है, उसी से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो अनुभव प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है। अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको उस अनुभव से गुजरना ही पड़ता है। फैमिली डायनेमिक्स चेंज हो गई पहले से अभी, पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हो गई, अब न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो गई, और हमको इन सब का बैलेंसिंग करना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल एज, न्यू जनरेशन दिन भर फोन पे है, लैपटॉप पे है, ऑनलाइन है। हम भी हैं थोड़े बहुत, हमारे से पहले वाले भी हैं थोड़े बहुत अब तो, लेकिन सब लोग नहीं है। एम्प्टी नेस्ट मतलब बच्चे पढ़ के विदेश चले गए, या बैंगलोर है, या हैदराबाद है, या मुंबई है, दिल्ली है, तो हमारा जो नेस्ट है, मतलब घोंसला है, वो खाली। अब इसको भी हमें स्वीकार करना है, हमको इसमें भी एडजस्ट होना है। तो दीज आर कॉल्ड एज एम्प्टी नेस्ट। फैमिली में से सब बच्चे पढ़ के बाहर चले गए, बाहर सेटल हो गए, क्योंकि उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज और पैसा कमाना और लाइफ को सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हुई है। पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, वो बदमाशी कर रहा है या ज्यादा शैतानी कर रहा है तो उसे दो चपत पड़ती थी और वो चुपचाप लाइन पे आ जाता था। आज किसी बच्चे को मार पड़ती नहीं है। वो मांगता नहीं है उससे पहले उसे मोबाइल मिल जाता है, वो मांगता नहीं है उससे पहले उसे साइकिल मिल जाता है, वो मांगता नहीं उससे तो पहले उसे होंडा एक्टिवा मिल जाता है। तो उसे संघर्ष नहीं करना पड़ा। और पेरेंट्स क्या रीजन देते हैं, लॉजिक बिहाइंड इट इज कि जो तकलीफें हमने सहन की वो हमारे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है, मेरा ओपिनियन है, कि हम उनसे संघर्ष करने की प्रतिभा छीन रहे हैं, उनसे उनका स्ट्रगल करने का पावर छीन रहे हैं, लॉबिंग करने का पावर छीन रहे हैं, कोई चीज का इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझाना भी छीन रहे हैं। क्योंकि अगर याद कीजिए कि पहले साइकिल चाहिए होती थी तो साइकिल के लिए पूरे घर में चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, बड़ा भाई बड़ी बहन, सबके सामने लॉबिंग कर रहा है वो बच्चा, और फाइनली उसको कुछ कंडीशंस मिलती कि तू ये सब करेगा तो 2 महीने बाद तेरे को साइकिल मिलेगी, और 2 महीने वो बिल्कुल चेंज हो जाता था। द पावर ऑफ हैबिट एक किताब है, और इसका साइंस है
कि किसी भी व्यक्ति में अगर अच्छी आदतें डालना है तो उसे 20 दिन वो काम करने के लिए बोल दो, या कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे 20 दिन के लिए उस आदत को छोड़ने के लिए बोल दो। 21वें दिन वो बुरी आदत उसके पास से चली जाएगी, और 21वें दिन अगर वो अच्छी आदत है तो अच्छी आदत उसके पर्सनालिटी में इनकलकेट हो जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ हैबिट। तो वो 2 महीने की या 1 महीने की जो कंडीशन थी वो ये साइंस था, जो आज किताब के माध्यम से हमारे सामने है, द पावर ऑफ हैबिट के माध्यम से। तो वो हैबिट डेवलप की बच्चों में, तो उसको वो प्रोडक्ट बहुत वैल्यूबल लगा। साइकिल मिली, वो रोज उस साइकिल को साफ करता है, ध्यान रखता है, वो साइकिल के साथ जाता है, खेलता है, वो साइकिल उसके लिए बहुत वैल्यूबल हो गई। लेकिन ये सब प्रोडक्ट्स जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक सुख, इनकी वैल्यू भी हमने ही कम की। तो पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हो गया है, घोंसले मैदान बन गए हैं, 2 ही लोग रह रहे हैं परिवारों में, और बच्चे बड़े हो गए, पेरेंट्स बड़े हो गए, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और ये डिजिटल क्रांति आ गई। तो इन सब के बीच में हमको अपने परिवर्तन को स्वीकार करना है। इस फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल विजडम भी बात हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति भी आजकल बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन है, रिटायरमेंट की प्लानिंग है, फिर से डिजिटल टूल्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे बात आती है लास्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी की। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पैसा कमाना ही आता है, पैसे को संभालना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल ये नहीं है कि केवल जो काम कर रही है महिलाएं वही पैसे को संभाल सकती हैं। पैसा संभालना हर किसी को, इनफैक्ट होम मेकर को ज़्यादा पैसा संभालना आता है, क्योंकि पतिदेव जो पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, उसमें से भी वो बचा लेती है। I always tell this to my corporate participants, learn management from wife. आज यहाँ नारी शक्ति उपलब्ध है तो मैं बताना चाहूंगा कि कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि आज चाय नहीं बन सकती, चीनी नहीं है, दूध नहीं है, चाय पत्ती नहीं। कभी आपने ये नहीं कहा कि आज दाल नहीं बनेगी, दाल खत्म हो गई। एक किचन में कम से कम 1000 आइटम होते हैं, कम से कम। तो किचन अपने आप में एक फैक्ट्री है जिसमें 1000 आइटम है उसके स्टोर में, मोर देन 1000। और वो 1000 आइटम की इन्वेंट्री उस गृहिणी के घर में, दिमाग में है, कब क्या खत्म होने वाला है, उसका रिफिल कितना करना है। मतलब वो मैनेजमेंट थियरीज जिसे हम कहते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ऑप्टिमम स्टॉक लेवल, कब परचेज करना है, कब ये खराब हो जाएगा, इसके बारे में क्या करना है, वो पूरा इन्वेंट्री एक होम मेकर मैनेज कर रही है। शी इज लिटरेट, बट वो शायद रियलाइज नहीं कर रही, या शायद उनके बाकी घर वाले रियलाइज नहीं कर रहे। तो एवरी वर्क इज इंपॉर्टेंट। तो ये फाइनेंशियल विजडम, ये फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत जरूरी है। तो हमें अगर परिवर्तन के बात में मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे ले जाती हैं। कि मिड लाइफ फ्रेंडशिप, अब ये क्या होती है मिड लाइफ फ्रेंडशिप? एक होते हैं हमारे बचपन के दोस्त, वो हमेशा बचपन के दोस्त कहलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर्ड होते हैं तो मैच्योरिटी वाले फ्रेंड्स बनते हैं, और वही फ्रेंड्स ज्यादा हम साथ उठते बैठते हैं। विवाह के बाद और ज्यादा ऐसा होता है। तो ये मिड लाइफ फ्रेंडशिप क्या मीनिंगफुल कनेक्शंस में ट्रांसफॉर्म हो गई। फ्रेंडशिप, कांटेक्ट को कनेक्शन बनाने में बहुत समय लगता है। आपके कांटेक्ट में बहुत लोग होंगे, वो कांटेक्ट कनेक्शन तभी बनता है जब ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर हम किस समाज में रहते हैं। ऑफ कोर्स अभी हम माहेश्वरी समाज में हैं, तो हम माहेश्वरी समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन किस समाज में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी में हमारे कितने कनेक्शन हैं, हमने कितनी सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रखा है, और हम कितने लोगों से गाइडेंस लेते हैं, और हम कितने लोगों को गाइडेंस देते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे मीनिंगफुल कनेक्शंस को डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। क्योंकि लाइफ इज ऑलवेज गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मतलब पहले हमें देना होता है, बाद में ही हम ले सकते हैं, और लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप आता है। तो लाइफ इज ऑलवेज गिव एंड टेक। तो अगर हमें पर्सनल ग्रोथ की बात करनी है, तो ये सारे
हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अडॉप्ट करने पड़ेंगे मतलब अपने पर्सनालिटी में इनकलकेट करने पड़ेंगे कि हमारा पैशन क्या है। जरूरी नहीं है, अभी मैंने आपको बताऊं कि सुशीला आंटी अभी कोटा आई थी, उन्हें जरूरत नहीं है, गीता आंटी इंदौर में हमें मिली थी, तो इन्हें इस एज में जरूरत नहीं थी कि रिश्ते वही सोच नई के सेमिनार को वो समझें, पढ़ें और उसमें एक सेशन लें। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा दोनों को, इन लोगों ने उस मॉड्यूल को समझा, उस मॉड्यूल को पढ़ा, उसमें क्या बात बताई जा रही है, उसके क्या मायने हैं, ये हमारे परिवारों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो शायद इनका पैशन था दोनों का, तो इस उम्र में वो इतना ट्रैवल भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, लोगों को समझा भी रही हैं। और गीता आंटी कोटा नहीं आ पाई क्योंकि वो एक और संस्था को ऐसे ही आगे बढ़ा रही है जिसका नाम है वन बंधु परिषद। वहां पे भी हम चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, वहां पे भी हम शिक्षा की ही बात कर रहे हैं। तो पैशन का कोई एज नहीं होता है, हमारे जुनून का कोई एज नहीं होता है। कभी कभी हम बहुत लेट शुरू होते हैं तो भी हम सफलता पा सकते हैं। बात है कि हम उसको किस ओर लेके जा रहे हैं और हमारी जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। बचपन में बच्चा बहुत सवाल पूछता है क्योंकि उसकी जिज्ञासा जागी हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये समझते हैं कि हमको सब आने लग गया और हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, हम जिज्ञासु नहीं रहते और वहीं पे हमारा लर्निंग स्टॉप हो जाता है। तो कंटिन्यूस लर्निंग इज अ बिग बिग थिंग, और वो लर्निंग हमेशा होनी। लर्निंग इज अनलिमिटेड। भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, सुबह के 2 बजे थे, रात के 2 बोलूंगा, सुबह 5 बजे फांसी होती थी उस जमाने में। तो वो जो गार्ड था, सुरक्षा गार्ड, उसने आके बोला कि चल चल उठ, नहा धो ले, अब क्या ज्यादा किताब पढ़ रहा है, अब तो तेरी मृत्यु होने वाली है, 2-3 घंटे बचे हैं, नहा धो के तैयार हो जा, आजा बाहर। भगत सिंह उस वक्त भगवत गीता पढ़ रहे थे। तो भगत सिंह ने उस गार्ड को समझाया कि ये अगले 2 घंटे मेरे हैं ना, ये 2 घंटे मैं चाहूं जो करूं, जो मुझे प्राप्त करने हैं। ये मैसेज ये देता है कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। जितने दिन इस धरती पे हम जिंदा हैं, हम कुछ न कुछ सीखते रहें। मैं हर सेशन, चाहे वो वेबिनार हो चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो, मैं उसे इस रूप में लेता हूं कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज जैसे ही आपका इनॉग्रल एड्रेस, सब इनॉग्रेशन किया आपने, वो सबका टाइमलाइन आया, नम्रता जी ने मुझे भेजा कि ये 3 मिनट, ये 2 मिनट, ये 5 मिनट, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितना प्रोफेशनली नारी शक्ति ने इसको प्लानिंग किया और सब लोगों ने उस टाइम को बिल्कुल एडहियर किया, मतलब उस टाइमलाइन को डिस्टर्ब नहीं किया। तो व्हाट अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये मतलब अद्भुत था। तो इससे लोगों को सीख मिलनी चाहिए कि बाकी कार्यक्रम भी ऐसे ही होने चाहिए कि टाइम पे शुरू हो, जो लिखा गया है, जो लोगों को पता है, उसके बाद उससे बियॉन्ड कुछ नहीं। और रोज नए हम आयाम सेट कर सकते हैं, हम अपने बारे में रोज इमेजिन कर सकते हैं, रोज नई गोल सेट कर सकते हैं, नया टारगेट कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि लाइफ इज नेवर एंडिंग। तो अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आपको इस परिवर्तन को लाने के लिए? सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट। अब ये ग्रोथ केवल पैसे से होती है ऐसा नहीं है, हमारे मानसिक रूप से भी होती है, हमारे सामाजिक रूप से भी होती है और लोगों को देखने में भी होती है। तो सबसे पहले हमारा माइंड में आना चाहिए कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या बढ़ना चाहती हूं। फिर एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब एडेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार करना कि ये कुछ नया है, तो एकदम से ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं हमें हमें नहीं पसंद है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ना तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड है। लेकिन क्या है उसके बारे में समझना, उसको देखना, हमारे सिस्टम में ये कैसे अडॉप्ट हो सकता है और हम इसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी को ला सकते हैं, ये अडेप्टेबिलिटी हमें लानी है। तीसरा है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब अपने आप को मजबूत बनाना। इसे कहते हैं इंग्लिश में एक और वर्ड है एजाइल, टफ। तो हम अपने आप को टफ बनाएं कि कुछ भी हो हम हर तरह के परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। तो क्या सपोर्ट सिस्टम चाहिएगा, कितना हमको खुद की केयर करनी है, कितना लोगों की केयर करनी है, तो ये चौथा स्टेप है।
और इसके बाद वाला स्टेप कहलाता है एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। ये सबसे मुश्किल है। पहले 3 वाला आप कर लेंगे, लेकिन सबसे मुश्किल यही वाला है, डिस्कम्फर्ट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। लेकिन जब कभी भी कोई परिवर्तन हुआ है, जब कभी भी कोई परिवर्तन ला पाया है और आगे बढ़ा है, सफलता मिली है उसे, तो उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। कंफर्ट के दायरे से जो बाहर आएगा वही सफलता पाएगा। तो ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के अंदर तो उसे कहते हैं हम, वो एक शब्द है कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, हम उसी में खुश हैं। लेकिन जो कुएं से बाहर आएगा तो पता लगेगा दुनिया बहुत बड़ी है, और भी बहुत सारे कुएं हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, सागर भी है। तो कंफर्ट जोन के बाहर ही ग्रोथ होती है। तो कंफर्ट जोन तो बहुत छोटा है, देखिए आप स्क्रीन पे, जहां पे हम अपने आप को कंट्रोल में महसूस करते हैं और अपने आप को सेफ और सिक्योर्ड महसूस करते हैं। तो कंफर्ट जोन के जैसे ही आप बाहर आएंगे तो एक डर डर पैदा होता है, जिसे मैं कहता हूँ फियर जोन डेवलप होता है। क्योंकि वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आती है, फिर हम इधर उधर के बहाने ढूंढते हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं इससे बहुत परवाह करते हैं कि लोग क्या करें। इसके बाद आता है लर्निंग जोन, कि जो भी चैलेंजेस आ रही हैं उसे हम कैसे टैकल कर रहे हैं, क्या नया सीख रहे हैं, और हम अपने कंफर्ट जोन के दायरे को भी बढ़ा देते हैं। लेकिन ग्रोथ जोन उससे भी बाहर आता है, जहां पे हम, एक इंग्लिश में वर्ड है वाई, WHY, क्यों। ये हमें आइडेंटिफाई कराता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। जीवन में अगर हमारा क्यों क्लियर है ना, वाई अगर हमारा क्लियर है तो बाकी सब क्वेश्चन क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव लाइफ का क्लियर होता है। तो कंफर्ट से ग्रोथ जोन की ये यात्रा बहुत खतरनाक है। और मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति ने इस दुनिया में परिवर्तन लाया है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे कोई बिल गेट्स हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो सब इस दायरे से गुजरे हैं। और कभी कभी उनको लोगों ने बीच के समय में पागल भी घोषित किया है। लोग, जब आप कोई नया काम करते हो तो लोग पहले आपको पागल समझते हैं, पागल घोषित कर देते हैं, फिर आपका विरोध करते हैं, फिर आपका बहिष्कार करते हैं। चौथा स्टेप है ग्रोथ स्टेप। फिर वही लोग आपकी पूजा भी करते हैं, वही लोग आपको नमन भी करते हैं। और ये चारों स्टेप आपको हर सफल व्यक्ति के जीवन में मिलेगी। तो हमें वो बड़ा बिग पिक्चर, वो बिग गोल हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जो फाइनल यात्रा है उसके लिए ये छोटे छोटे चेंजेस हम ला रहे हैं। और इसके लिए लोग कुछ भी बोले, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करनी। हमें परवाह करनी है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ड्रीम क्या है, विजन क्या है। एक अप्रोच है जिसे मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, इसको स्वीकार करने के लिए, अपनी सफलता को लाने के लिए। इसे कहते हैं वेल डन अप्रोच। वेल मतलब एक समुद्री जीव है, मछली है, दुनिया की सबसे बड़ी मछली। तो ये वेल डन अप्रोच, एक बहुत बड़े राइटर हैं केन ब्लैंचार्ड, इन्होंने बहुत सारी बिग बुक सेलर्स, बिग मास्टर सेलर्स बुक्स लिखी हैं, जो इस स्ट्रैटेजी को बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी और आप मजबूत या टफ कैसे बनेंगे। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या है वेल डन अप्रोच के? सबसे पहला है ट्रस्ट, भरोसा डेवलप करो। और भरोसा बोलने से कभी डेवलप नहीं होता। भरोसा, या लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे, लोग आपसे ट्रस्ट कैसा करेंगे, वो आपके कार्य से होता है। आप क्या कार्य कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कितने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, सबको सम्मानित दे रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या आपका हम उम्र हो। तो वो भरोसा आपकी कार्यशैली, आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से बनता है। भरोसा कभी भी शब्दों से नहीं बनता। मैं आपसे कितना भी कह लूं कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, आप मेरे पे भरोसा तभी करेंगे जब आप मेरा अनुभव कर लेंगे, या आप मेरे से मेरे कार्य को देख लेंगे। मेरे बोलने से भरोसा नहीं करेंगे। एसेंचुएट द पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब
जितने भी चैलेंजेस हैं उसमें नेगेटिव तो है ही, प्रॉब्लम्स में हमेशा नेगेटिविटी होती है, हमें उसका सकारात्मक पहलू देखना है कि इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें अच्छा क्या है, इससे मैं और क्या बढ़िया कर सकता हूं। तो ये एसेंचुएट द पॉजिटिव हमें एक आइडिया देता है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हम बात करते हैं कि जब कभी भी कुछ भी होगा कि यार ये गलत हो गया तो इसमें हम पेनल्टी लगा दें, इसे दंड दे दें। तो अब ये वेल्डन अप्रोच क्या कह रहा है कि ये चीजें आउटडेटेड होगी। कभी भी कुछ गलत हो गया तो एक तो गुस्सा नहीं होना है, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगानी है, कोई पनिशमेंट नहीं देना है। हमें ये देखना है कि कोई बात नहीं, यहाँ तक आए, ये गलती हो गई, अब यहाँ से हम उसे सही दिशा दे दें। इट इज कॉल्ड एज रीडायरेक्शन। होता क्या है कि कुछ गलत हो गया या कोई बात हो गई तो हमने डांट दिया, हमें चिल्ला दिया, हमने कुछ और बोल दिया और उस काम को बंद कर दिया, या उसको बोल दिया आज के बाद ये काम तुम नहीं करोगे। नो, वेल्डन अप्रोच ये समझाती है कि उसने जहां तक पहुंचा उसमें कुछ स्टेप्स तो सही थे, शायद ये बीच का एक स्टेप या आखिरी वाला स्टेप गलत हो गया, तो उसे वहीं से नई दिशा दे दो आप, क्योंकि आप ज्यादा अनुभवी हो। तो आप बताइए कि यहाँ से रीडायरेक्शन ले, इस जगह से कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन ज़्यादा लगेंगे, या इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, या ये कार्य करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो वेल्डन अप्रोच ये हमें बताता है। तो इसमें रिस्पॉन्स कैसे आएगा वेल्डन रिस्पॉन्स, कि इसका हम कैसे करें। ये जो एप्रिसिएशन की जो बात है ना, हमारे दिमाग का जो खाना है ना, पेट का खाना हम खा लेते हैं एक्चुअल फिजिकल, लेकिन हमारा दिमाग का जो खाना है वो एप्रिसिएशन है। किसी ने अच्छा काम किया तो इमीडिएटली उसकी तारीफ करनी चाहिए। इट इज वेल सेड दैट क्रिटिसाइज इन प्राइवेट एंड अप्रिशिएट इन पब्लिक। पब्लिकली तो हमेशा अप्रिशिएशन करो, और अगर किसी का क्रिटिसिज्म करना भी है तो एक प्रिंसिपल है जिसे मैं सैंडविच मेथड बोलता हूं, PCP। छोटी सी तारीफ या अप्रिसिएशन, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म, और फिर छोटी सी अप्रिसिएशन। तो उस व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि गलती तो मेरी बहुत बड़ी है, लेकिन इनका बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि छोटा सा मेरा तारीफ किया, फिर बहुत बड़ी गलती सामने लेके आए, और फिर से छोटी सी, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, यू कैन डू इट, ऐसा। तो आई ऑलवेज टेल दिस वन मोर सेंटेंस, क्रिटिसाइज द एक्शन नॉट द इंडिविजुअल। तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को क्रिटिसाइज कीजिए, उस व्यक्ति को नहीं। लेकिन हम नाहक ही बोल देते हैं कि यार आप बेकार आदमी। आदमी कोई बेकार नहीं, उसके द्वारा किया गया शायद वो कार्य उस दिन उससे गलत हो गया, तो वो उसको रीडायरेक्शन देने की जरूरत है, और उसको थोड़ा सा PCP मेथड यूज करने की जरूरत है, जिससे वो सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। फिर बी स्पेसिफिक कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए। होता क्या है, हमारे डायरेक्शन देने का सिस्टम ही कंफ्यूजिंग होता है, तो सामने वालों को पता ही नहीं लगता कि हम करना क्या चाहते हैं या करना क्या वाले हैं। ऑलवेज शेयर पॉजिटिव फीलिंग्स, जैसे उसमें पॉजिटिव ढूंढा आपने वेल्डन अप्रोच में, रिस्पॉन्स कैसा देना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। गलत हुआ तो भी उसको PCP मेथड यूज करेंगे तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो जाएगा। और हमेशा उत्साहवर्धन करना, एनकरेजमेंट। तो एनकरेजमेंट इज द मोस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स विच वी कैन गिव। तो उसे इंस्पायर करते रहो, उसे और अच्छा करने के लिए। गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, इसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन होता क्या है, हम गलती होते ही उसे वहां रोक देते हैं, तो हमारे लिए वो व्यक्ति या तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है, या वो हमारे लिए आज के बाद काम करना बंद कर देता है। तो वेल्डन अप्रोच, केन ब्लैंचार्ड बोलते हैं कि ये रिस्पॉन्स मेथड अगर हम अपना लेते हैं, चाहे संस्थाओं में काम करना हो, बिजनेस में हो, चाहे फैमिली में हो, ये चारों रिस्पॉन्स हर जगह एप्लीकेबल है, और यही हमें डायरेक्शन देते हैं। तो इसका रीडायरेक्शन आप प्लान कर लीजिए कि एरर जो हो रही है उसे फटाफट ठीक कीजिए, नेगेटिव इम्पैक्ट बता दीजिए कि इससे फायदा नुकसान क्या हो सकता है उस काम को। मतलब ये एप्लीकेबल एवरीवेयर। रिव्यू द टास्क, और मुझे तेरे पे भरोसा है, आप ये कर सकते हो, आई नो, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, आप कर लो।
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप कर लो। तो ये वेल डन अप्रोच एक रीडायरेक्शन का बहुत अच्छा अप्रोच है। तो इससे फायदे क्या होने वाले हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। हमारे संबंधों में बहुत सुधार आता है, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि लोग हम पे भरोसा करने लगते हैं। लोग आपके पास आएंगे कि ये व्यक्ति सकारात्मकता बताएगा, सकारात्मक पहलू बताएगा, और ये सॉल्यूशन बताएगा, प्रॉब्लम नहीं बताएगा। दुनिया आपके पास तभी आएगी जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो। अगर आप प्रॉब्लम प्रोड्यूसर हैं, आप कोई भी काम में और 4 प्रॉब्लम ज़्यादा बताएंगे तो लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं तो लोग आएंगे कि हम उनके पास चलते हैं, उनके पास सॉल्यूशन होता है हर प्रॉब्लम का, या कोई ना कोई रास्ता वो बता देंगी या बता देगा। तो उससे हमारे संबंधों में सुधार होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है। लोग हमारे पास हमसे बात करना, हमारे साथ रहना, हमारे साथ काम करने में बहुत संतुष्टि फील करते हैं। तो ये एंगेजमेंट का बहुत बड़ा बूस्टर होता है कि हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं और एक सकारात्मक वातावरण डेवलप होता है। ये सबसे बड़े फायदे हैं वेल्डन अप्रोच के। तो आज से मेरा ये मानना है कि आपके ये सफलता के जो अमृतकण कार्यक्रम है, इसमें आज से ये न्यू बिगनिंग अगर हम करते हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने साथियों से पॉजिटिव वे में कनेक्ट कीजिए, अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए। लोगों को ये फील नहीं होना चाहिए कि इसका सेल्फिश मोटिव है। जो भी कार्य हो रहा है ये कलेक्टिव ग्रोथ के लिए है, होलिस्टिक ग्रोथ के, सभी का इसमें डेवलपमेंट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एटीट्यूड मैटर्स मोर। जो ABCD बताया था ना मैंने, B से D तक की यात्रा में C चॉइस का लाना है, तो वो चॉइस का लाने के लिए A जो सबसे पहले आता है वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार। तो हमारा व्यवहार ही सबसे पहले आता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है वो चॉइस वाली हो जाएगी, चांस वाली नहीं रहेगी। तो मेरा कहना है कि हम अपने आप का बेस्ट वर्जन, जैसे मोबाइल का वर्जन हम हर बार चेंज करते हैं, और मोबाइल में जो एप्स हमारे पास होती हैं उसे कुछ न कुछ समय बाद वाईफाई से अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड और अपडेट करते रहना चाहिए, अपना बेस्ट वर्जन हो जाना चाहिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता आपको परिवर्तन की यात्रा में, कि दूध को अगर हम दुखी करते हैं ना तो वो दही बन जाता है, और दही को तकलीफ देते हैं तो वो मक्खन बन जाता है, और मक्खन को भी तकलीफ देते हैं तो वो घी बन जाता है। तो आप देखिए, दूध से महंगा तो दही, दही से महंगा घी, मक्खन, और मक्खन से महंगा घी। लेकिन देखिए किसी ने भी अपना रंग नहीं बदला, सबका रंग सफेद ही है। तो परिवर्तन की हमारी इस यात्रा में हमें अपना रंग नहीं बदलना है, लेकिन अगर हम इस परिवर्तन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं सफलतापूर्वक, हमारा रंग भी वही है, हमारा व्यवहार भी वही है, हमारा आचरण भी वही है, हमारी सकारात्मकता भी वही है, लेकिन हमारा मूल्य बढ़ता जाए। रंग वही है, मूल्य बढ़ रहा है, और मूल्य हमें बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप स्वतः ही बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आपका मूल्य बढ़ाती रहेगी। तो यहीं से मैं अपना वक्तव्य यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस बात को बोल के कि एक कहानी के माध्यम से मैं बताता हूँ कि यार इस परिवर्तन को स्वीकार करने में बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा मेरी किस्मत ही खराब है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। भैया ये स्लाइड शेयर रोक दीजिए ना, फिर आप स्टोरी सुनाइए। हाँ जी सुना रहा हूँ, मैं शो रोक ही रहा था। ये स्टोरी मेरे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, इसलिए मैं ये स्टोरी हमेशा बताता हूँ। एक अभी जैसे विंबलडन टूर्नामेंट अभी खत्म हुए लॉन टेनिस के, तो विंबलडन सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है लॉन टेनिस का, और उसमें प्राइज मनी भी बहुत ज़्यादा है, और हर टेनिस खिलाड़ी का सपना होता है कि मैं एक बार विंबलडन चैंपियन बनूं। तो आर्थर एश नाम से एक विंबलडन विजेता हुए थे, वो निग्रो थे, ब्लैक प्लेयर थे, अफ्रीकन कंट्री से थे। वो एकमात्र आज तक के ब्लैक प्लेयर हैं जिन्होंने विंबलडन टूर्नामेंट जीता, और उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, बहुत सारा प्राइज मनी जीता।
प्राइज मनी जीतने के बाद जब वो रिटायर हुए लॉन टेनिस खेलने से, तो उन्होंने उस प्राइज मनी को और अपनी पूरी जीवन की यात्रा को यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ एसोसिएट कर दिया। और उस जमाने में एड्स नाम की एक बीमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो वो एड्स अवेयरनेस कैंपेन के लिए UNO के साथ घूमने लगे और अपना पैसा, समय, टाइम, मनी, एनर्जी सब उसी में लगा दिया। उस अवेयरनेस प्रोग्राम में वो जागरूकता लाने की कोशिश करते थे, जो बीमार हो गए उनका इलाज भी करवाते थे, बहुत सारे काम होते थे, तो ब्लड डोनेशन भी होता था, सब कुछ हो रहा था। कहीं उस यात्रा में उनको स्वयं को वो बीमारी हो गई, आर्थर एश को खुद को ये बीमारी लग गई और उन्हें पता लग गया कि ही इज गोइंग टू डाई इन द नेक्स्ट 6 months, कि अगले 6 महीने में वो उनकी मृत्यु होने वाली। कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, क्योंकि उस जमाने में वो डिस्पोजल सिरिंजेस नहीं होती थी, तो वो बॉईल करके सिरिंजेस को यूज करते थे, तो वो सिरिंज ट्रांसफॉर्मेशन में वो किसी इन्फेक्टेड के सिरिंज उनको लग गई और उनको भी वो एड्स का वायरस लग गया। तो एक जगह अफ्रीकन कंट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशंस की, तो वहां पे उनसे एक प्रेस रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपको नहीं लगता कि भगवान ने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की? उसने पूछा क्या? कि जिस बीमारी के इलाज के लिए, जागरूकता के लिए आप अपने पूरा तन, मन, धन, पूरा जीवन लगा दिया, भगवान ने आपको वही बीमारी दे दी और आपकी मृत्यु होने वाली है। आपको नहीं लगता भगवान ने अच्छा नहीं किया आपके साथ में? तो उसने जो जवाब दिया वो मास्टरपीस है। उस जवाब को अगर, उस रिप्लाई को अगर हम आत्मसात कर ले, समझ ले, तो हमें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो इस प्रकार था कि इस दुनिया में जितनी भी आबादी है, अभी शायद 7 बिलियन या कुछ आबादी है, उस जमाने में सिर्फ 4 बिलियन होगी। तो इस दुनिया की जितनी भी आबादी है उसमें से 5 करोड़ लोग सोचते हैं कि हम लॉन टेनिस खेलेंगे। पूरे विश्व की आबादी में से 5 करोड़ लोग सोचते हैं। उस 5 करोड़ में से 50 लाख लोग हैं जो टेनिस खेल पाते हैं। उस 50 लाख में से केवल 5 लाख है जो एक्चुअली टेनिस प्लेयर बन पाते हैं। उन 5 लाख में से केवल 50,000 हैं जो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन पाते हैं। उन 50,000 में से केवल 5,000 हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस खेल पाते हैं। उन 5,000 में से केवल 500 हैं जो वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग, ATP रैंकिंग्स में पहुंच पाते हैं। उन 500 में से केवल 50 हैं जो विंबलडन में एंट्री ले पाते हैं। उन 50 में से केवल 4 हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। उन 4 में से केवल 2 हैं जो फाइनल में पहुंचते हैं, और उन 2 में से केवल 1 है जो विंबलडन का विजेता बनता है। तो जिस दिन मैं विजेता बना था, मैंने विंबलडन टूर्नामेंट जीता, उस दिन भगवान से मैंने ये नहीं पूछा कि वाई मी, मैं ही क्यों, इस पूरी दुनिया की आबादी में से मैं ही क्यों। तो आज अगर भगवान ने मुझे वो बीमारी दी है तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं भगवान से पूछूं कि मैं ही क्यों। एक्सेप्ट व्हाट कम्स टू यू, जो है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यही परिवर्तन की सबसे बड़ी वो कहेंगे कि पावर है, कि अगर हम स्वीकार कर लें तो सब कुछ अच्छा हो जाए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबसे ज़्यादा तो नम्रता जी का और ऋतु जी का, कि उन्होंने मुझे रिकमेंड किया और मैं आप सबसे यहाँ पे रूबरू हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय भारत, जय महेश। ओवर टू यू। बहुत सुंदर। आदरणीय योगेश जी भाई साहब, आज आपका जो उद्बोधन हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल लगा। यह जो यात्रा आपने हमारी करवाई, इससे